हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आरआरबी फार्मेसिस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एएनएस पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके फार्मेसिस्ट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसी एएनएस पार्ट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोलिन अपटेक बाय द एक्सोनल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस इज ब्लॉक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। यानी कि कोलिन का जो अपटेक है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के लिए, तो वो किस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से ब्लॉक हो जाता है जिससे कोलिन एसिटाइल कोलिन की जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख लेते हैं कि कोलिन जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है या नेसेसरी मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हो पाए। यानी कि जब इसका अपटेक होगा एक्सोनल मेम्ब्रेन से तभी जाके एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होगी। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को, इसके अपटेक को इनहिबिट कर देती है हमारी कौन सी ड्रग? तो हेमोकोलिनियम इज द राइट ऑप्शन। बेसामिकोल उसके वेसिकल्स में स्टोर नहीं होने देती। बोटुलिन टॉक्सिन उसके रिलीज को इनहिबिट करती है और ये मैसिव रिलीज कराती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हेमिकोलिनियम है। हेमिकोलिनियम क्या करती है? जैसे ही कोलिन का इनटेक होता है एक्सोनल मेम्ब्रेन से, जहां से आपके एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होनी थी, तो ये कोलिन का अपटेक ही नहीं होने देता जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। बेसामिकोल क्या करती है कि आपका सिंथेसिस एसिटाइल कोलिन के स्टोरेज को इनहिबिट कर देती है जिससे कि वो अपने वेसिकल में स्टोर ना हो पाए। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन का रिलीज फ्रॉम द नर्व टर्मिनल टू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। वहां पर रिलीज ही नहीं होगा तो इसकी वजह से इसका रिलीज इनहिबिट हो जाता है। ये आपका मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड डिप्लीशन स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर का करता है आपका ब्लैक विडो स्पायरोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्करेनिक रिसेप्टर सबटाइप्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। यानी कि इंटेस्टाइन की सिक्रीशन में कौन से मस्करेनिक रिसेप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? आपके M1, M2, M3 या फिर M4। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी बातें बाद में। ये आपके स्पर्श गुप्ता में भी मेंशन्ड है। अब यहाँ पर जैसे ही हम पहला ट्रिक पढ़ते हैं, पहले खाओ, यानी कि हमारे यहाँ पर आपकी जो रिसेप्टर आना चाहिए मस्करेनिक रिसेप्टर वो आता है M1। यानी कि आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन में जो रिसेप्टर या पर्टिकुलर मस्करेनिक सब टाइप होंगे वो इन्वॉल्व होंगे M1। M2 आपका कार्डियक उसमें काम करते हैं। M3 आपके अलग अलग जगह पर, यानी कि ये आपके स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ग्लैंडुलर सिक्रीशन में काम करते हैं। M4 एंड M5 आपके CNS फंक्शन में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा M1 रिसेप्टर जो कि इन्वॉल्व होता है आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर एक्सेप्ट। इन सब ड्रग में से ऐसे कौन से एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं जो यूज करे जाते हैं अल्जाइमर की कंडीशन में? रिवर्स्टिगमिन, डोनाजेपिल, गैलेंटामाइन या फिर फायोस्टिगमिन। तो बेसिकली अल्जाइमर की कंडीशन में सेंट्रली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का क्या है, जो न्यूरॉन्स का डिप्लीशन हो रहा है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और डिक्रीज नहीं हो पाता। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं? मेजरली हम कई सारी ड्रग पढ़ते हैं जिसमें हमारी रिवर्स्टिगमिन, डोनाजेपिल और गैलेंटामाइन आपकी यूज करी जाती हैं अल्जाइमर में एज एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग की तरह, क्योंकि ये बहुत ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं और क्रोनिक अल्जाइमर कंडीशन में यूज कर लेते हैं। बट फायोस्टिगमिन बहुत ही स्लोअर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती है और ये एक्यूट कंडीशन में दी जा सकती है, बट ये मेनली आपके एट्रोपा बेलाडोना पॉइजनिंग में यूज करी जाती है। हमारी जो पर्टिकुलर ड्रग्स हैं वो रिवर्स्टिगमिन, डोनाजेपिल और गैलेंटामाइन। तो आपका जो नहीं है ड्रग वो होगी आपकी फायोस्टिगमिन, क्योंकि एक्यूट टॉक्सिसिटी इमरजेंसी कंडीशन में फायोस्टिगमिन को आप नहीं दे सकते। इसको मेनली जो हम यूज करते हैं वो एंटीडोट फॉर द एट्रोपिन या बेलाडोना की पॉइजनिंग में यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ से एंटीडोट है ये आपका बेलाडोना का या एट्रोपिन पॉइजनिंग का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कौन सा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? तो एट्रोपिन टॉपिकल इंस्टॉलेशन कॉज मिड्राइसिस। एट्रोपिन मिड्राइसिस कॉज करता है, एकदम सही बात है। इट रिलैक्सेस द विसरल स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स को विसरल स्मूथ मसल को रिलैक्स भी करता है ये।
इसके अलावा द मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन इज ब्रेडिकार्डिया, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये क्या करता है, बेगल टोन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होता लेकिन टैकीकार्डिया जरूर होता है। तो ये स्टेटमेंट इसकी गलत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। एट्रोपिन एक्ट एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट, एट्रोपिन सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करता है क्योंकि ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है जो कि आपका सीएनएस को स्टिमुलेट भी करता है। यहाँ पर ये बेगल टोन को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होता लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, यानी कि टैकीकार्डिया की कंडीशंस को क्रिएट करता है। इसीलिए क्योंकि मिड्रासिस तो कॉज करेगा क्योंकि ब्लॉक कर देता है M3 रिसेप्टर को जो आइरिस स्फिंक्टर पे प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह भी काम करता है और सीएनएस स्टिमुलेंट भी कॉज करता है, बट ब्रेडिकार्डिया कॉज नहीं करता। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि ब्रेडिकार्डिया कॉज नहीं करता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने विच एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। सोलेफेनासिन, सिमेट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जहां पर भी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसको हम टायोट्रोपियम भी कहते हैं, ये दिखती है, ये आपकी अस्थमा की कंडीशन में या सीओपीडी कंडीशन में सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसको हम टायोट्रोपियम भी कहते हैं, ये ब्लॉक करती है M3 रिसेप्टर को, प्रिवेंट करती है कॉन्ट्रैक्शन को, ड्रग चॉइस फॉर द सीओपीडी एंड अस्थमा, ब्रोंको डायलेशन कॉज करती है यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को सप्रेस करती है और ये हमारी मेनली सीओपीडी और अस्थमा की कंडीशन में यूज करी जाती है। सोलिफेनेसिन जो हमने देखी वो आपकी ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने में की जाती है और ट्रोपाकेनामाइड आपकी मिड्रेटिक फॉर आई एग्जामिनेशन के लिए की जाती है, यानी कि आई एग्जामिनेशन जब किया तो ट्रोपाकेनामाइड को हम लेते हैं जिसकी वजह से हम आई को एग्जामिन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कैटाकोलामाइन सिंथेसिस इनहिबिटेड बाय द अल्फा मिथाइल पैराटायरोसिन, यानी कि टायरोसिन की सिंथेसिस में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एंजाइम है जो एज अ रेट लिमिटिंग स्टेप की तरह काम करता है। टायरोसिन कार्बोक्सिलेज, टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज हमारा यहाँ पर रेट लिमिटिंग एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है टायरोसिन को इन डोपामाइन, देन आफ्टर डोपामाइन और नॉन एड्रेनलिन बनता है, बट मेजरली जो ये एंजाइम है वो हमारा वर्क करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, इसका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर जैसे ही टायरोसिन यहाँ पे काम करता है इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप करते हैं जो कि आगे इसको टोपा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, डोराजोलामाइड बिलोंग्स टू द विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग यूज इन द ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में डोराजोलामाइड जो हमारी ड्रग है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। पहली बात डोराजोलामाइड और ब्रेंजोलामाइड ये आपकी टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज में हमारी एसिटोजोलामाइड आती है वो सिस्टमेटिक यूज होती है। डोराजोलामाइड और ब्रेंजोलामाइड आपकी बिलोंग करती है टॉपिकल कैटेगरी की ड्रग जो कि आपकी ग्लाउकोमा की कंडीशन में यूज करें। बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोल ये सब आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है आपकी डोराजोलामाइड। ये आपके क्या करती है, फ्लूइड सिक्रीशन को, जो हमारे फ्लूइड प्रोडक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा जो हमारी टॉपिकल कैटेगरी में डोराजोलामाइड और ब्रेंजोलामाइड ग्लाउकोमा में यूज करते हैं, सिस्टमैटिक में हम एसिटाजोलामाइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विच बीटा ब्लॉकर ऑल्सो पोजेस द अल्फा और बीटा दोनों को ये ब्लॉक करता है, यानी कि बीटा ब्लॉकर की तरह भी काम करेगा और अल्फा ब्लॉकर की तरह भी काम करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर कौन कौन से हमारे होते हैं। मेटाप्रोलोल, एटेनोल, बिस्प्रोप्रोल, इन सब में हमारा जो पर्टिकुलर एक ड्रग है लेवेटोलॉल आपका अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर दोनों एक्टिविटीज को पोज करता है, जो कि एक साथ अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करता है। इसके साथ साथ कार्बिडिलॉल जो है वो भी आपके दोनों इन पर्टिकुलर अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। मेटाप्रोलोल और एटेनोल ये आपके स्पेसिफिक बीटा 1 ब्लॉकर की तरह काम करते हैं, दे डू नॉट ब्लॉक अल्फा ब्लॉकर, ये आपके बीटा ब्लॉकर की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। अगर बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम कौन सी ड्रग्स को देंगे जो कि बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग को रोक पाए। आपका सॉल्बुटामॉल अस्थमा और सीओपीडी कंडीशन में यूज करी जाती है। इंसुलिन तो आपका अलग पर्पज से यूज, डायबिटीज की कंडीशन में यूज करी जाती है। कैल्शियम का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा, अपने ही रिसेप्टर जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ये एडेनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करके CAMP
को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और ये बाईपास कर देगा जो ब्लॉक बीटा रिसेप्टर है, और ये हार्ट की टोन को, हार्ट के बेसिक फंक्शन को वापस से मेंटेन करेगा, रिस्टोर करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ग्लूकागॉन बीटा ब्लॉकर की पॉइजनिंग में दिया जाता है। तो ग्लूकागॉन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी हमने जस्ट अभी एक सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि विच ड्रग इज द मोस्ट यूजफुल इन द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना। बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए कौन सा आपका ड्रग दिया जाता है? ये आपको फायोस्टिग्मिन, फायोस्टिग्मिन आपका टर्सरीमाइड है जो कि दिया जाता है। नियोस्टिग्मिन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि आप क्वाटरनरी अमाइन है, यहाँ से जैसे ही ये क्रॉस करता है और एट्रोपिन से की गई पॉइजनिंग को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, यानी कि हम इसको मेनली बेलाडोना पॉइजनिंग के केसेस में यूज करते हैं। तो नाम याद रखिएगा, बेलाडोना पॉइजनिंग का एंटीडोट आपका फायोस्टिग्मिन है। तो यही 10 क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे डिस्कस किए एंटी एएनएस की कंडीशन में और ड्रग एक्टिंग और एएनएस में। हम आगे कई सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।